आप सभी का पुनः स्वागत है। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नहर रिपोर्ट और आगे हम देखेंगे जिन्ना का 14 सूत्र और 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नहरी रिपोर्ट की और इसके पहले लेकिन आप देखोगे कि इसके पहले साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन जब आया था तब उसका पूरे भारत में विरोध किया गया था और उसका विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 1919 के बाद जो है हर 10 साल में जो अधिनियम है उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए और भारत के लिए जो संविधान है ना उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे साइमन कमीशन यहाँ पे भेजा गया था। लेकिन इसमें कोई सदस्य नहीं था भारतीय, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और इसीलिए भारतीय ने इसका विरोध किया। तो उसी समय भारत मंत्री थे अनुदार दल के लॉर्ड बर्केनहेड। उन्होंने 24 नवंबर 1927 को भारतीयों के सामने एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जिससे सारे भारतीय संतुष्ट हो और उनको ये ऐसा लगता था कि भारतीयों की जो परिस्थितियां हैं है ना बहुत भिन्न भिन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में ये वो जो है संविधान निर्मित नहीं कर पाएंगे। तो ये जब चुनौती उन्होंने पेश की तो मोतीलाल नेहरू जो समय कांग्रेस के महासचिव के पद पर थे उन्होंने मई 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। हालांकि उसके पहले ही 17 मई 1927 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति जो है भारत का संविधान तैयार करे। तो जब फिर से सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और इसमें संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक समिति नियुक्त किया गया जिसकी अध्यक्षता खुद जो है मोतीलाल नेहरू जी है कर रहे थे। तो इसमें जो अन्य सदस्य थे तो आप देखोगे कि अलग हिस्सों से यहाँ पे लिया गया था। तो मुस्लिम लीग से आप देखोगे अली इमाम शोएब कुरैशी, हिंदू महासभा से M.R. जयकर, सिख लीग से मंगल सिंह, लिबरल से तेज बहादुर सप्रू, लेबर पार्टी से N.M. जोशी, नॉन ब्राह्मण से G.P. प्रधान और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जो समिति थी उन्होंने अपना कार्य किया और अपनी रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 में पेश किया, है ना। इसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसका प्रकाशन जो है 28 अगस्त 1928 को हुआ। इसकी जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको मैं 6 भागों में से बांट दिया हूँ, है ना। ऐसे पढ़ने में तो आपको थोड़ा सुविधा होगा। तो पहले हम देखेंगे प्रशासन संबंधी। तो प्रशासन संबंधी में आप देखोगे कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, ठीक है, कि सभी जो प्रांत है वो अपने केंद्र के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, 2 सदन हो, है ना। जैसे उस समय 1919 के अधिनियम से ही स्टार्ट हो गया था उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है, जिसको हम लोग राज्य परिषद और केंद्रीय सभा के नाम से जानते थे उस समय, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो और धर्म का राज्य से पृथकीकरण होना चाहिए, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। ये अवशिष्ट शक्ति इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे कि संघ सूची, राज्य सूची, ये होता है, ठीक है। संघ सूची में जो भी विषय होते हैं उसको उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होता है। राज्य सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य में होता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में आप जानते हो कि दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, है ना। लेकिन अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषय, है ना, अवशिष्ट शक्ति क्या होते हैं, इन दोनों के अलावा जो अन्य विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है ना, यहाँ पे अभी केंद्र को दे दिया गया। तो संघ सूची और राज्य सूची के अलावा अन्य जो सूची है, अन्य जो उनके जो विषय है ना, संघ और राज्य के अलावा अन्य जो विषय हैं उन पर, उनको ही अवशिष्ट कहा गया है, अवशिष्ट विषय कहा गया है। और उन पर कानून बनने का अधिकार किसको दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि वो उस पर कानून कौन बनाएगा भाई, केंद्र बनाएगा, ठीक है। जो संघ और राज्य सूची में जो विषय में राज्य सूची में जो विषय शामिल नहीं हो उसमें, ठीक है, उसमें जो है कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर हो। आप देखोगे कि इसी आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है ना, एक राज्य बनता है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था,
संवैधानिक अधिकार की बात करें, संघीय संविधान, और इसके में सबसे इंपॉर्टेंट है औपनिवेशिक स्वराज्य, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन शब्द का अर्थ होता है जिस पर शासन किया जाता है, मतलब आधिपत्य किया जाता है ना। आप देखोगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो अर्ध स्वतंत्र सत्ताएं थी, आधा स्वतंत्र थी, उन्हें स्वायत्त उपनिवेश कहा गया। इसको ध्यान रखना, स्वायत्त उपनिवेश भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि नाम मात्र के लिए माना जाएगा कि ब्रिटेन का आधिपत्य हमारे ऊपर है, बाकी हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपने नियम कानून खुद बनाएंगे, है ना। हमारे जो विभाग है, जैसे खास रूप से 3 विभाग को ध्यान रखिएगा आप लोग, रक्षा, है ना, एक है रक्षा, एक है आपका विदेश, और एक है आपका संचार। ये जो 3 मामले जो है, ये पूरी तरीके से, है ना, अगर हमारे ऊपर हमारे नियंत्रण में हो, लेकिन फिर भी हम ब्रिटेन का आधिपत्य हमारे ऊपर मानते हैं नाम मात्र के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान ध्यान रखें, इसके पहले उपनिवेश शब्द का प्रयोग होता था, उपनिवेश कॉलोनी। उसका मतलब क्या होता है, जब वो शक्तिशाली देश जो है पूरी तरह नियंत्रण रखे, है ना, उसका रक्षा मामले, विदेश मामले, सब चीज उसके कंट्रोल में रहे, तो उसको उपनिवेश बोलते हैं। वैसे एक होता है आपका संरक्षित राज्य, ठीक है, एक होता है आपका संरक्षित राज्य, और संरक्षित राज्य जो है उस इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टोरेट स्टेट, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब शक्तिशाली देश अपने अधीनस्थ देश से वापस चला जाता है, लेकिन उसका रक्षा, विदेश और संचार मामले की देखरेख वहां रहकर भी करता है, तथा उसका देश का जो प्रमुख है शक्तिशाली, उस देश का जो प्रमुख है शक्तिशाली देश का हेड होता है। मतलब भारत जैसे उपनिवेश है, और आ, वो ब्रिटेन चला गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो प्रमुख मामलों है उसकी देखरेख करता है, और यहाँ का जो प्रमुख है वो ब्रिटेन का जो हेड होता है, ठीक है, प्रमुख होता है, उसको हम लोग बोलेंगे संरक्षित राज्य, ठीक है। और तीसरे में आता है फिर डोमिनियन स्टेटस, और सबसे लास्ट में आएगा सॉवरेनिटी या संप्रभु। संप्रभु मतलब जैसे अभी वर्तमान में स्थिति है वैसी, ठीक है। तो 3 चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका उपनिवेश, ठीक है, जिसको हम लोग कॉलोनी बोलेंगे। दूसरा हम बात करेंगे संरक्षित राज्य, और तीसरा स्वायत्त उपनिवेश या उपनिवेशिक स्वराज्य, और चौथा है संप्रभु, ठीक है। तो ये चारों में अंतर आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देशी रियासतों की बात के बारे में बात करें, तो देशी रियासतों को केंद्र के अधीन कर दिया जाए, ये उनका कहना था मेरी रिपोर्ट में। और निर्वाचन संबंधी बात करें तो वयस्क मताधिकार तथा महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात कही गई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुआ, एक था सर्वाधिक सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये जो समाप्त किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसी से मुस्लिम लीग जो है नाराज हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है, ये 1909 के अधिनियम से इसका प्रावधान किया गया था। इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है। इसके तहत मान लो एक मुसलमान ये क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल संख्या है, ठीक है, एक प्रांत है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और इसमें मान लो 6 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, 6 निर्वाचन क्षेत्र जो है इस प्रकार है, और इसमें हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्म के लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। तो इस मुस्लिम जो बहुल संख्या जो क्षेत्र है, इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, इसमें जो प्रतिनिधि होंगे, उसमें बोला गया कि जो प्रतिनिधि होंगे वो होंगे मुसलमान, ठीक है, वो होंगे मुसलमान, मतलब कोई अन्य धर्म के नहीं होंगे, केवल मुसलमान आएंगे, ठीक है। तो बाकी धर्मों को थोड़ा लगा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला कि यहाँ पे जो निवास करने वाले जो लोग हैं, है ना, उनको, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, अब ये जो प्रतिनिधि यहाँ पे जो खड़ा हुआ है ना, उसको वोट वही देगा जो मुसलमान होगा। मतलब जो प्रतिनिधि भी मुसलमान है और वोट देने वाला भी मुसलमान, तो इससे जो सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं बहुत ज्यादा प्रबल हो गई, है ना। हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, ठीक है। तो
इसी को बोला गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो 1909 के अधिनियम से किया गया था। तो इसको नेहरू रिपोर्ट ने समाप्त किया। तो इससे जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसको पसंद नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुसलमानों को आरक्षण की बात कही गई। अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुसलमानों को आरक्षण की बात कही गई। और यहाँ पे उसके बाद संयुक्त निर्वाचन मंडल की बात कही गई। स्थापना की बात करें तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय गठन करेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ठीक है। और वायसराय के स्थान की बात करें तो केवल संवैधानिक प्रमुख का दर्जा मिलेगा, जैसे हमने बताते हैं डोमिनियन स्टेटस का ही एक ये पार्ट है, ठीक। तो ये कुछ नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश थी, लेकिन यह सफल हो गया। जैसे मैंने बताया कि डोमिनियन स्टेटस के कारण इसको कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसको पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन लोग जो है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्या चाहते थे भाई, पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, ठीक है। और इसलिए आप देखोगे कि 1929 का जब लाहौर अधिवेशन होगा तब वहां पे पूर्ण स्वराज्य यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है इसको पसंद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमने देखा था क्या चीज का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के कारण, ठीक है। क्योंकि उसको वहां पे क्या कर दिया गया था ना, समाप्त कर दिया गया था, जबकि इन लोग चाहते नहीं थे, है ना। और बाकी जो दल के थे वो भी जो है सांप्रदायिक रुझान के कारण जो है नापत्य थी, ठीक। लेकिन फिर भी नेहरू रिपोर्ट की कुछ पॉइंट अच्छे थे, और इसको जो है जब भारतीय संविधान बना तो उसको नेहरू रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें ली गई थी, और इसीलिए भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद जिन्ना का 14 सूत्र आता है। तो आप देखोगे कि मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने कुछ दिन बाद ही नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से अन्य जो संप्रदाय के जो लोग थे वो भी असंतुष्ट थे, जैसे सिख लोग खासतौर पे। तो मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना की 14 सूत्री मांग पत्र को प्रस्तुत किया, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसने सबसे पहले क्या किया, दो प्रमुख बिंदुओं को ध्यान रखा। एक तो प्रांत को सबसे शक्तिशाली बनाया जाए किसी भी हिसाब से, और दूसरा मुसलमानों के हितों के बारे में सोचा जाए। उसको पता था कि भाई हमारा केंद्र में सरकार तो आ नहीं सकती, तो इसीलिए हम कैसे करें, प्रांत को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें करके, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब प्रांतों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया, तो सबसे पहले अवशिष्ट शक्तियां जो है प्रांतों को दी जाए। इसके पहले आप देखोगे नेहरू रिपोर्ट में अवशिष्ट शक्ति किसको देने बोला गया था, केंद्र को बोला गया था, ठीक है। जो संघ और राज्य से अलग हो उसको अवशिष्ट विषय बोला गया, अवशिष्ट, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है ना, अवशिष्ट शक्ति, तो ध्यान रखना। तो प्रांतों को दूसरा बोला कि प्रांतों को अधिकाधिक स्वायत्ता प्रदान किया जाए। प्रांतों को क्या बोला, अधिकाधिक स्वायत्ता प्रदान की जाए। क्यों? क्योंकि भाई ये ज्यादा केंद्र के अधीन मत रहे, केंद्र से स्वतंत्र है, इसलिए, ठीक है। और तीसरा, सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया जाए, क्योंकि सिंध में मुस्लिम बहुल इलाका था वो, है ना, तो उससे उनको फायदा होता, इसलिए। चौथा बोला गया कि सीमा प्रांत जो पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है आप देख रहे होगे, ठीक है, और बलूचिस्तान प्रांत है, वहां पे संवैधानिक सुधार, कि उसके पहले 1909 और 1919 के अधिनियम में इन क्षेत्रों के लिए संवैधानिक सुधार लागू नहीं किया गया था, है ना। तो इस बार संवैधानिक सुधार लागू करने की बात की गई, ठीक। पांचवा, केंद्रीय विधान मंडलों द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन जब हो तो उसमें प्रांतों की सहमति जरूरी हो, क्योंकि प्रांत में उनका सरकार बनेगा, तो इसलिए प्रांतों की सहमति जरूरी होना चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक। फिर मुसलमानों के लिए बात किया गया, तो मुसलमानों का आप देखोगे इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है। तो उसमें बोला कि केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 मुस्लिम आरक्षण, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद बोला गया कि सांप्रदायिक समूहों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन मंडल के जरिए चालू रहे, जैसे वर्तमान में है। मतलब जो 1909 का अधिनियम से जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, जो उसको बताया था मैं, जिसको नेहरू रिपोर्ट ने समाप्त कर दिया था, उसको फिर से, है ना, जैसा है वैसे ही रहने की बात की। आठवां बोला गया कि प्रांतों में मुस्लिमों की आबादी के अनुपात में सीटें मिले, ठीक है। नौवां बोला कि सरकारी नौकरी में मुस्लिमों को आरक्षण मिले। 10वां बोला कि केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम 50% मंत्री मुसलमान हो, 50% मुसलमान हो, देखो। और 11, प्रांतों के बंटवारा या बंटवारे
या नए प्रांत के गठन के समय मुस्लिम बहुलता प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे, मान लो ए प्रांत है और ए बी प्रांत है, दोनों को मिला के क्या बनाया गया, ए बी प्रांत बना दिया गया, ठीक है। और मान लो ए प्रांत में 60% मुसलमान है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जब नया प्रांत बनाया गया ए बी प्रांत, तो इसमें भी 60% से कम नहीं होना चाहिए, है ना, कम नहीं होना चाहिए मुसलमानों की संख्या, ठीक है। तो इससे बोला कि मुसलमान जो या मुस्लिम बहुलता जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हित और अन्य सभी संप्रदाय के हित की बात करें तो समस्त प्रांतों के विधान मंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये बोला गया, ठीक है। और उसके बाद संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति और भाषा की रक्षा की जाए, बोला गया। और 14वां, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले, ये जन्ना के 14 सूत्र थे, 14 मांगे थे, ठीक है। आप इसको देख रहे हो कि प्रांतों को शक्तिशाली बनाने का और मुसलमानों के लिए यहाँ पे बात किया गया। अब आप देखोगे कि इस समय तक गांधी जी जो है पूर्ण सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए थे और दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता के जब अधिवेशन हुआ उसमें शामिल हुए। और इस समय उनका जो कांग्रेस का पहला काम था कि जो जुझारू वामपंथ से उनका मेल मिलाप करना था। और 1929 का ऐतिहासिक जो लाहौर अधिवेशन हुआ है ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। और उस लाहौर अधिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हुआ कि उस समय पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया और इस अधिवेशन में एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा भी की गई। और 31 दिसंबर का दिन ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, 1929 को मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने नए नए स्वीकृत स्वाधीनता के तिरंगे झंडे को कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे फहराया। कब फहराया, 31 दिसंबर 1929 को। और पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे घोषित किया गया, ठीक है। और आपको पता है कि 26 जनवरी जो है पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। हालांकि हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला, ठीक है। उसके बाद हम स्वतंत्रता दिवस वहां मनाते गए, तो 26 जनवरी को विशेष बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये चीज। और उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा और इस अवसर पर लोग शपथ लेते थे कि अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन में कुछ यहाँ प्रस्ताव यहाँ पे किए गए, ठीक है, उसको यहाँ पे मांग किए गए। तो अब देखो क्या मांग किया गया, सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किएंगे। दूसरा, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण दायित्व किसको, कांग्रेस कार्य समिति को सौंपा गया। और इसमें करों का भुगतान नहीं करने से कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम थे, तो हम देखेंगे आगे में। और सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पद से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे स्वराज पार्टी हो गया था ना, अलग से हो गया था, वैसे नहीं होना चाहिए। 26 जनवरी 1930 को दिन जो है पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो ध्यान रखना, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का निश्चय किया गया, 26 जनवरी 1930। और पहला जो झंडा जो ऐसा फहराया गया, आप देख रहे हो यहाँ पे, इसमें बीच में चरखा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। हमने 3 टॉपिक पर यहाँ पे चर्चा किया और आगे जो है हम इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।